हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। एंशंट हिस्ट्री की डिस्कशन में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संगम एज के बारे में और तमिलनाडु की बुक से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोग संगम एज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। संगम एज, सोसाइटी एंड कल्चर इन एंशियंट तमिजागम। अब ये जब भी आपके सामने वर्ड वर्ड आए एंशियंट तमिजागम, तो याद रखना ये वाला मीनिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होता है संगम एज के साथ, संगम लिटरेचर के साथ, संगम कल्चर के साथ। ये चीज याद रखना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य हमारा यह है कि संगम एज के बारे में हम ओवरऑल फेमिलियर हो जाएं। ये चैप्टर के अंदर माइक्रो डिटेल्स गिवन है, क्योंकि ऑब्वियसली बातें तमिलनाडु की बुक है और हम तमिलनाडु के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। एक प्रकार से साउथ इंडिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं संगम एज को पढ़ने के लिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें साउथ इंडिया की बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा और उसमें से सबसे खतरनाक जो नॉर्थ इंडियंस को लग सकती है वो है तमिल लैंग्वेज के वर्ड को समझना। आपको इसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि माइक्रो डिटेल गिवन है, माइक्रो डिटेल ना लेते हुए आप ये चैप्टर प्लीज प्लीज एंड प्लीज बर्ड्स आई व्यू से कवर करना। बर्ड्स आई व्यू से मतलब आपकी नजरों में वो शार्पनेस होनी चाहिए कि आप पहचान सको कि ये चीज मेंस में बिना तमिल शब्दों का इस्तेमाल करे घुमा फिराकर भी लिखी जा सकती है। ऑब्वियसली मैं आपको ट्रेन करूंगा ये चैप्टर को पढ़ने के लिए, लेकिन आज तक मैंने कभी हिस्ट्री में किसी चैप्टर को इंट्रोडक्शन से पहले ऐसे इंफेसाइज नहीं करा कि इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। ये चैप्टर लोगों से पढ़ा नहीं जाता, इसलिए आप अच्छे अच्छे लोगों से पूछो, इवन हिस्ट्री ऑप्शनल वालों से भी पूछो, तो उनको संगम एज के बारे में या संगम लिटरेचर से कोई भी एसोसिएटेड जो चीज़ होती है वो इसलिए छोड़ देते हैं या अच्छे से करके इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको तमिल वर्ड्स नजर आते हैं वहां पर। ये तमिल वर्ड्स के बारे में तो गेम है ही नहीं। यहां पर हमें सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी जाननी होती है साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की। अब ये भी एक एरा था, जैसे अलग अलग एरा होते हैं, जमाना था उनका भी कल्चर था। हम बिना तमिल वर्ड्स के शब्दों का इस्तेमाल करे बिना, उनको मतलब समझे बिना, हम आराम से एक ब्रॉड तौर पर मतलब समझ सकते हैं, इवन नॉर्थ इंडिया की भाषाओं से कनेक्ट करते हुए। यानी कि सिंपल हिंदी इंग्लिश में हम इनको समझ सकते हैं। तो आप शब्दों में, कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, शब्दों में इतना ज्यादा परेशान मत होना कि तमिल शब्द यहां पर दे रखे हैं तो इसको हमें क्या लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको ट्रेन करूंगा कि कैसे लर्न करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक छोटा सा कैविएट आपको बताया कि इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, और ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली संगम लिटरेचर के लिए लागू होती है। आज ही ये वाली बात कर देना इसलिए लाजमी मैंने समझा, जब हम लेवल रेज करेंगे संगम लिटरेचर का, 11th क्लास की तमिलनाडु बुक पे जाएंगे या पूनम दलाल दहिया बुक में जाएंगे, तब आपको परेशानी ना हो कि यार ये तो बहुत टफ होता है, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा। ये चीज इतनी हलवा होगी आपके लिए जितनी किसी और के लिए नहीं होगी। लोग इसको छोड़कर जाएंगे और हम इसको इस नजरिए से करेंगे कि मेंस में एक बार ही क्वेश्चन आ चुका है, ये अगर 10 नंबर भी देकर गया ना, और अगर हम इसके आंसर लिखने के लिए सक्षम है चैप्टर में से, आपकी पार्टी तो उसी दिन हो जाएगी। 2 नंबर अगर आपने यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिए प्रीलिम्स के अंदर, आपकी पार्टी तो उसी दिन हो जाएगी। और यही सारी चीजें होती हैं जो हल्का हल्का डोपामीन एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे बूस्ट कर देती हैं आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इमीडिएटली कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको। आई होप आप इस चैप्टर की साइकोलॉजी समझ पाए होगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब चैप्टर को स्टार्ट करो, तो अब आप लाइट नजरिए से इसको देखना। जो ये चैप्टर यहां पर दे रखा है, इसकी जैसा इसका भेष है वैसे इसके उस पे मत जाना, कंटेंट पे मत जाना। हम किसी और प्रकार से इसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं संगम एज को। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें।
तमिल वर्ड बीच बीच में तंग करेंगे, ओवरऑल ऐसे ये नहीं कि हर लाइन में तंग करेंगे आपको। द वर्ड संगम रेफर्स टू, ये संगमेश थी क्या? इस जमाने में बड़े सारे पोएट्स का एक समूह होता था, एक एसोसिएशन होता था जो कि फ्लरिश कर रहे थे। एक सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही निकल सकता है कि संगम एज जो थी, या जो उसका टर्मिनोलॉजी है, वो दक्षिण भारत में किसका किंगडम चल रहा था उसके टाइम पर ये कल्चर उभर कर आया? द आंसर इज, जो पांड्यन किंगडम के जो राजा थे, हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर चोला चेरा पांड्या के बारे में। जो पांड्यन किंग्स थे वो ना इन पोएट्स को, इन कवियों को रॉयल पैट्रोनेज देते थे, कोर्ट पोएट बनाते थे, सपोर्ट करते थे, इनकी प्रशंसा करते थे, इनकी कविताओं को दबने नहीं दिया, सराहना करी उसकी, और रॉयल पैट्रोनेज दी कि कोई बात नहीं, तुम इस फील्ड में नाम कमाओ, मैं दूंगा तुम्हें पीछे से सपोर्ट, मैं दूंगा तुम्हें पीछे से पैसा, मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा। तो जो पांड्यन किंग जो मदुराई में थे, वो जब इस एसोसिएशन ऑफ पोएट्स को सपोर्ट करते थे तो वहां पर एक कल्चर इमर्ज होकर आया जिसको संगम एज या संगम कल्चर बोलते हैं। और इन्हीं कवियों के द्वारा जो कविताओं में जो भाषा यूज करी गई, कुछ कुछ जो लिटरेचर इमर्ज होकर आया दक्षिण भारत के अंदर, इसी को हम लोग बोलते हैं संगम लिटरेचर। ये जो पोएम्स थी, ये पोएट्स कंपोज करते थे, कलेक्टिव तरीके से इनको संगम लिटरेचर बोला जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस पीरियड के टाइम पर इन पोएम्स को कंपोज करा गया, जब पांड्यन किंगडम्स का रूल चल रहा था, वो जो दौर चल रहा था, वो जो पीरियड चल रहा था उस टाइम पर जहां पर इन पोएम्स को कंपोज करा गया, इसको बोलते हैं हम लोग संगम एज। तो क्या आपको ये वाली बात आज के बाद समझ में आ गई बेसिक तरीके से? कितनी प्यारी तरीके से एक ही पैराग्राफ के अंदर इसने समझा दी आपको संगम एज, संगम लिटरेचर और संगम क्या था। क्या ये वाली बात आपको हमेशा के लिए क्लियर हो गई आज के बाद? संगम के आगे कुछ भी लगा तो उसको जाने दो, लेकिन ये बताओ संगम वर्ड जो है वो दक्षिण भारत में कौन से किंगडम के लिए एसोसिएटेड? अगर आपको एक क्वेश्चन है चोला चेरा पांड्या, तो आप क्या लिखोगे? पांड्या। ओरिजिनली ना संगम लिटरेचर जो था ना, या जो भी चीजें बाद में जाकर आने वाले जमाने में मिली, तो वो ना पाल्म लीव्स के मैन्युस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में देखने को मिलती थी। अब तमिलनाडु की बुक है, तो तमिलनाडु में एक कल्चर देखो, उनका कल्चर ये कहता है, दक्षिण भारत का कल्चर, कि जिसने भी कभी भी कल्चर की दिशा में अच्छा काम करा हो ना, उसकी प्रशंसा करना बनता है, चाहे भले ही वो इतिहास की किताबें क्यों ना हो, स्कूल के बच्चों की किताबें क्यों ना हो। समझने की कोशिश करो। आपको भी पता है साउथ इंडियंस जो है वो अपने कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं, पता है ना ये वाली बात आप सबको? आपने टू स्टेट्स देखी होगी, वो सिर्फ आलिया भट्ट की शादी उस पंजाबी लड़के से, अर्जुन कपूर से, इसलिए नहीं करवाना चाहते बिकॉज उनको अनकल्चर्ड पीपल मानते हैं, जो उस पिक्चर के अंदर दिखाया हुआ है। तो यहां पर नाम दे रखा है कुछ जो प्रोफेसर थे या हिस्टोरियन से, आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनको हमें क्रेडिट देना चाहिए कि जो तमिल क्लासिक्स और जो एंशिएंट तमिल टेक्स्ट थे, जो ओरिजिनली पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स में थे, इनको अच्छे वे में प्रेजेंट जो करा गया, और आज ही हमारे सामने ये नॉलेज कुछ टाइप कर इतनी अच्छी बुक में, कलरफुल बुक में आ पा रही है, इनकी वजह से आ पा रही है। इनके नाम हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई तमिलनाडु पीएससी की तैयारी कर रहा हो, वहाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हो मुझे नहीं पता, हमारे लिए ये बक्सा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक बात बतानी थी ताकि आप जब खुद से पढ़ो तो आप ये ना सोचने लग जाओ कि इसके ये दामोदरन पिल्लई और यूवी स्वामीनाथन के नाम याद करने के बिल्कुल भी नहीं करने। यू नीड नॉट टू सीड दिस बॉक्स। अब हर चीज हम लोग हिस्ट्री में ऐसे ही पढ़ते हैं तमिलनाडु की बुक में कि इसके सोर्सेज क्या हैं, चाहे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े, चाहे मेडिवल हिस्ट्री पढ़े, कि ये चीज या किंगडम या एम्पायर, ये राजा के बारे में हमें पता लगता है, तो हमारे पास मुख्य प्रकार से चीजें क्या क्या अवेलेबल है कि इसके बारे में हम जान सकें। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें संगम लिटरेचर, संगम एज या संगम कल्चर को जानना है, हमारे पास सोर्सेज क्या है? नंबर 1 सोर्स है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस जनरली किस पे लिखी जाती है? हार्ड सरफेस पर। तो ओडिशा में ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन।
और इसको हाथी गुफा क्यों बोला जाता है ये भी मैंने आपको बताया था कुछ लेक्चर्स पहले। हाथी बने होंगे क्या यहाँ पर? जी हाँ, हाथी ही बने हैं यहाँ पर। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इधर आपको देखने को मिलती हैं। और इंस्क्रिप्शंस कैसे हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है ना, ये वाली फोटो देख लो। ये कुछ कुछ लिखा है तमिल में, यही है। ये देखो, इसको देख लो, ये वापस आओ, बात करेंगे इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ये जगह के बारे में, इसकी स्क्रिप्शन जो भी यहाँ पर हमें मिलती हैं इनके बारे में बात करेंगे नितिन सिंघानिया के 4th एडिशन की आर्ट एंड कल्चर की बुक में। अभी नहीं, अभी नहीं। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन किसकी? किंग कारावेला की, जो कि कलिंग का राजा था। कलिंगा कहां पर है? ओडिशा। उसके बाद दूसरा सोर्स हमें क्या मिलता है संगम लिटरेचर का? ये सोर्सेज आपको पता होना चाहिए दोस्तों, देखो जगह पता होना चाहिए। संगम लिटरेचर कोई छोटा मोटा लिटरेचर नहीं है। क्यों? नॉर्थ इंडिया में जब वैदिक लिटरेचर चल रहा था, वैदिक एज चल रही थी, तो पैरेलली साउथ इंडिया में उस टाइम पर, अगर हम कहेंगे नॉर्थ इंडिया में वैदिक लिटरेचर था तो साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर था। समझ गए वाली बात? करूर इंस्क्रिप्शन या इसको पगलूर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, पुगलूर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, या करूर इंस्क्रिप्शन भी लिखा जाता है हायर बुक्स में। उसके बाद हमें इसके बारे में याद है, हमने हाथी गुफा के बारे में अशोका के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, अगर आपको याद हो अशोका के चैप्टर में। तो अशोका की जो रॉक एडिट 2 है और 13 है, और मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि लिस्ट हम लोग बनाएंगे कि अशोक की रॉक एडिट में कौन से, किस रॉक एडिट में क्या बात करी गई है, इसमें इसने बात करी थी यहां पर। और क्यों करी होगी? आपको क्यों लगता है कि इसके बारे में बात करी होगी अशोका ने यहां पर? क्या क्या पंगा था अशोका का कलिंग के साथ? क्या पंगा था? लड़ाई हो गई थी, ऑफिस की बात है यार। हाँ। और उसके बाद अशोका ने इस लड़ाई में जितने भी जो चीख पुकार थी, जो देखा रोना गाना मचाना, उसके बाद अशोका ने क्या अपना लिया? धम्मा। और मैं जिंदगी में चल पड़ा हूं उल्टे रास्ते, फ्रॉम धम्मा टू कलिंगा अशोका। एंड इंस्क्रिप्शंस, क्या कह रहे हो? सेम है। अच्छा। इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट मनगुलम, अलागर मलाई एंड कीला वालावू नियर मदुराई, यहां पर हमें मिली है। अगर आपको ये कभी यूज करना हो लिखने के लिए तो आप हाथी गुफा और ये एक दो अशोकन एडिट करके एक्सेट्रा कर सकते हो। ये आपको प्रिसाइसली हो सकता है इनके नाम ना है, लेकिन यह है कि मदुराई में क्या इंस्क्रिप्शन मिली है वो मिली है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी तमिलनाडु की बुक इस प्रकार के कोई टेबल या बक्से देती है ना, तो टेक्स्ट से जाकर इन पे फोकस करा करो कि ऐसे ही नहीं लिखे उन्होंने मजे मजे के लिए, इनकी कुछ महत्वता होगी। दूसरा हमें एविडेंस मिलता है, सोर्स मिलता है कॉपर प्लेट्स का। वेल्बी कुडी में कॉपर प्लेट्स हमें मिली है, चिन्ना मनूर में कॉपर प्लेट्स मिली है, उसमें लिखा हुआ है इनके बारे में, संगम लिटरेचर के बारे में, संगम एज के बारे में। सिक्कों पे तीसरा सोर्स, सिक्के जिसको इशू करा गया चेरा चोलास पांड्यास के द्वारा, एज वेल एज जो चीफ्स थे संगम एज के, एज वेल एज रोमन एम्पायर के सिक्कों पे भी हमें संगम लिटरेचर की छाप संगम एज की छाप देखने को मिलती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए मैं कहता हूं वर्ड टू वर्ड अगर आपको याद ना भी हो, मैंने बोला ना आपको बर्ड्स आई व्यू लेना है। अब जैसे अगर मैं हूं, मुझे ये याद ही नहीं रहते हैं,
ना कभी एग्जाम में आए हैं, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने लास्ट 25 साल में ऐसा कोई वर्ड देखा है या कुछ कुछ करके। लेकिन इस वाले इस वाले पैराग्राफ में मुझे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी हाथी गोवा स्क्रिप्शन से भी ज़्यादा। एक तो ये नंबर वन, ये उससे भी ज़्यादा मुझे ये कि अशोका की रॉक एडिट 2 और 3 में संगम लिटरेचर के बारे में या संगम एज को पढ़ा जा सकता है। कॉपर प्लेट्स नहीं होती मुझे याद, ये जगह छोड़ो, लेकिन कॉइन में मुझे ये देखा कि रोमन एम्पायर के सिक्कों में संगम लिटरेचर का जिक्र है। इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी आंखों में वो शार्पनेस होनी चाहिए कि आप पहचान सको कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये जो मैंने आपको बात बताई, ये बाकी के हिस्ट्री के चीज़ों में अप्लाई नहीं होता, लेकिन संगम एज में होता है। संगम लिटरेचर के एक तो क्वेश्चन भी बहुत कम निकल चुके हैं। यूपीएससी को पता होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। इवन पेपर की एनालिसिस को देखते हुए साउथ इंडियंस भी यही करते हैं कि ज़्यादातर वो गुप्ता, मौर्य, मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, उनको भी ये पढ़ना पड़ता है, तो इससे लोग छोड़ ही देंगे इन क्वेश्चंस को। तो इसलिए यूपीएससी शायद से कम पूछता है, लेकिन शायद का मतलब ये नहीं होता कि कभी रिपीट नहीं होगा। ये जो फ्रिंज एरियाज के जितने टॉपिक होते हैं अभी छूटे हुए हैं। ज्योग्राफी दोबारा भी बहुत भयंकर तरीके से लौटेगी, जिस भी साल लौटी, और साल 2023 में लौट सकती है कैसे भी करके, या 24 में या 25 में, जब भी लौटी बहुत ज्योग्राफी के क्वेश्चंस निकलेंगे, और उस साल डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि जिसका प्रीलिम्स निकला ज्योग्राफी की वजह से निकलेगा। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें कि संगम लिटरेचर के ऊपर बड़े बहुत टाइम से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बहुत टाइम से। फिर मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स, याद है आपको मेगालिथिक कल्चर साउथ इंडिया में पनपा था? ब्यूरियल्स और हीरो स्टोन्स देख रहे हो, एस्कावेटेड मटेरियल जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियन से डिस्कवर करें। आदि चलनलूर, अरिकामेडु, कोदुमनाल, पूहर, कोरकई, अलागन कोलम एंड उर्रयूर। अब मुझे बताओ अंकिता शैली, क्या कोई ये नए वर्ड्स हैं? हमने इनको पहले नहीं देख रखा क्या? बताओ जरा। पूहर का पोर्ट याद है? कावेरीपट्टनम, है ना? यही है, देखो। अब वहां से आपने नोट पेकिंग कर रखी तो आपने फटाफट बोल दिया, मुझे भी इतनी जल्दी याद नहीं आ रहा था ये। वेरी गुड अंकिता। हाँ वो याद है ना, तमिलगम। और हम लोग, मैंने याद है बताया था तमिलगम का मतलब तमिलनाडु का तय नहीं होता है। और शायद से उसी में हमने वो पढ़ा था ना, वो रात को मेला लगता था मार्केट, जहाँ पर औरतें फ्रीली घूम सकती थी, और औरतें ही जाती थी, है ना, रात को शॉपिंग करने। हाँ, आलनगढ़ी नालनगढ़ी, वेरी गुड। उसके बाद लिटरेरी सोर्सेस, इसको तोलका पीएम या थोलका पीएम जो मर्जी कह लो, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इथुत हो गई, 8 एंथोलॉजीज, 8 चीजों का कलेक्शन है ये। पाथु पट्टू, 10 आइडल्स। पार्टिनन, कीस कनक्कू, ये कलेक्शन है 18 पोएटिक वर्क्स की। पट्टिनापल्लई, मदुरई कांजी, और कुछ 2 एपिक्स से हमें जानने को मिलता है, सिलापतिकरम एंड मणिमेकलई, जिसके बारे में एनसीईआरटी में भी गिवन होता है ना। क्या हमें ये देखने चाहिए लिटरेरी सोर्सेज संगम एज को पढ़ने के लिए? जी हाँ, ये आपको याद होने चाहिए, सिर्फ वर्ड्स ही हैं, याद रखने पड़ेंगे। अब क्यों रखने पड़ेंगे? हमारी दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे देखना चाहिए हमें, वी विल बी एडमिनिस्ट्रेटर, हमें हर चीज से न्यूट्रल होना चाहिए, कल्चर से भी न्यूट्रल होना चाहिए। और न्यूट्रल वो पर्सन होता है जो हर किसी की इज्जत भी करना जानता हो। वो नहीं पढ़ते क्या? वो नहीं पढ़ते क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? वो क्या जाने अश्वमेध यज्ञ के बारे में या हिरण्यगर्भ के बारे में? क्या साउथ इंडियंस नहीं पढ़ते हैं हमारा कल्चर यूपीएससी को क्लियर करने के लिए? तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा, वरना इसमें एक चीज सोच लेना, मद्रासी ले जाएंगे एडवांटेज फिर। और मैं इसको नहीं मानता कि यूपीएससी के कट ऑफ के पास नंबर होने चाहिए। एक अच्छा पर्सन जो कि अच्छी रेंज की तैयारी कर रहे, आज कल के पेपर को देखते हुए, तो मैं ये जरूर कहता हूं कि हमारे नंबर इतने तो होने ही चाहिए। 115 से 130 प्लस फ्लोट होने चाहिए नंबर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ये नंबर स्टैटिक के दम पे मिल सकते हैं, इतने नंबर, अगर पर्सन एक भी करंट अफेयर करके ना गया हो तो।
वो जानता भी ना हो कि पीडी 365 या करंट अफेयर इस साल के थे क्या। फॉरेन नोटिसेस, पेरीप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, हमने इसके बारे में पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर्स में, याद होगा आपको। हमने ये भी डिबेट सॉल्व कर दी है। बुक है ये, किसी पर्सन का नाम है, याद है? प्लाइनी का नेचुरल हिस्ट्रीज की बुक। उसके बाद मतलब पेरीप्लस का ये, प्लाइनी का ये, टॉलेमी की ज्योग्राफी। ये जो टॉलेमी है ना, पीस में साइलेंट होता है, इसको हम 11वीं क्लास की जब ज्योग्राफी करेंगे तमिलनाडु की, तब हम देखेंगे। अर्थ की शेप के ऊपर आपको पता होगा बड़ी सारी डिबेट चलती थी पुराने जमाने में। अर्थ चौकोर है, ट्राइंगल है, कैसा है, क्या नहीं है, क्या अर्थ का कोई एंड तो नहीं है कि जिसपे फॉर एग्जांपल हम जाएंगे। समुद्र में ट्रैवल करने से लोग डरते थे पुराने जमाने में कि हम पता चला यहां पर गए, आगे बढ़े, बड़े बड़े बड़े, और कोई इसका किनारा ऐसा आ जाएगा और हम धड़ाम से नीचे गिर पड़ेंगे। ये लोगों का वो मानना था। ये उस जमाने का बहुत फेमस ज्योग्राफर था ये टॉलेमी। मेगास्थनीज की इंडिका देखो, मुझे दूसरा स्रोत मिल गया संगमेश के बारे में जानने का। अशोका तक ठीक था, रोमन सिक्कों तक ठीक था, मेगास्थनीज की इंडिका में भी दे रखा है। इसके अलावा राजवली, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पैनी नजरें लेकर आपको देखना है, ये याद है बुद्धा माने जाते हैं कि वो श्रीलंका गए थे एक बार, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था श्रीलंकन बुद्धिज्म के ऊपर 2 बुक लिखी हुई हैं, दीपा वमसा एंड महावमसा। देखो बुद्धिस्ट बुक्स हैं ये क्वेश्चन आप प्रीलिम्स के लिए याद रख लेना कि दीपा वमसा और महावमसा क्या है। बुद्धिस्ट बुक्स, डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा वो चीज़ हमारी पेंडिंग है कि अभी आपको जाननी है, ये सुत्त पितक, विनय पितक और अभिधम पतक में फर्क क्या होता है, और दीपा वमसा और महावमसा में क्या फर्क है। हम बहुत टेबल बनाएंगे इसी प्रकार से। जैसे ये टेबल, अगर ये ऐसा है ना, आपको ये दिख रहा है, इस टेबल को अगर मैं ऐसा कर दूं ना, हम ये इतने टेबल बनाएंगे, इतने सारे। किस चीज के लिए? बुद्धा का ओरिजिनल स्कूल, उससे डिवीजन होके 2 स्कूल, उसका डिवीजन होकर और स्कूल, उसका डिवीजन होकर स्कूल, उसका डिवीजन होकर, उसका डिवीजन होकर, उसका डिवीजन होकर, और यही चीज हम जैनिज्म के साथ करेंगे। और सब में डिफरेंसेस क्या है, सब में सिमिलरिटीज क्या है। ये डिफरेंसेस, ये सिमिलरिटीज, ये डिफरेंसेस, ये सिमिलरिटीज, ऐसे करके देखेंगे उसको। और ये चीज हम अलग से नहीं करेंगे, पूनमलाल दहिया ने ये वाला काम अपनी बुक में ये चीज हमारे लिए कर रखा है बहुत बेहतरीन तरीके से। ऊपर एक बात चल रही थी एक बुक की, यहां पर ये कहां गया, लिटरेरी सोर्सेज में, थोलका पीएम। अगर बेसिक तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ये क्या है, ये तमिल ग्रामर के ऊपर एक बुक है। ये रिप्रेजेंट करता है क्वालिटी ऑफ तमिल लैंग्वेज एंड द कल्चर ऑफ तमिल पीपल ऑफ द संगम एज। ओके, थोलका पीएम, ये ब्रीफ इसके बारे में इंट्रो है थोलका पीएम के बारे में, बक्से में दे रखा है इसलिए हमने कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट है। तमिल ग्रामर के ऊपर ये वर्क है, ठीक है। संगम एज से एक तो एसोसिएटेड है, ये भी याद रखना। संगम एज कब से कब तक मानी जाती है? 3rd सेंचुरी बीसी टू 3rd सेंचुरी एडी। बीसी से सीई तक, देख रहे हो? क्या? तमिज आगम, ये क्या है तमिज आगम जो हम कह रहे हैं कि संगम एज? एंशियंट तमिज आगम, ये क्या चीज है? आपको एक चीज याद होगी, तमिलनाडु की बुक में हमने एक टेरिटोरियल एक्सटेंड करा था कि हड़प्पा कहां से कहां फैला हुआ था, नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां से कहां तक थी, याद है आपको? हमने ऐसे कुछ करके देखा था। इसी चीज को ये संगम लिटरेचर में अप्लाई कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। नॉर्थ में वेंगडम, तिरुपति की जो हिल्स हैं नॉर्थ में, यहां पर
साउथ में मैं हमेशा बोलता रहता हूँ हर लेक्चर में, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, तो सदर्न मोस्ट कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, ईस्ट साइड पर समुद्र, वेस्ट साइड पर समुद्र, बस कुछ नहीं करना है इसके अंदर। सी ऑन ईस्ट साइड, सी ऑन दिस साइड, नॉर्थ का बस आप याद रखो तिरुपति हिल्स या वेंगडम, और साउथ में कन्याकुमारी या केप कोमोरिन, बस खत्म, टेरिटोरियल एक्सचेंज। ये एज कैसी थी, बहुत कम बुक जिक्र करती है इसके बारे में और लोगों को भी बहुत कम पता रहता है। दिस वॉज ऑल्सो आयरन एज। कल्चर कैसा, मेगालिथिक कल्चर। पॉलिटी कैसी, मोनार्की सिस्टम, किंगशिप एंड क्वीनशिप यहाँ पर था इसका मतलब। और कौन कौन सी डायनेस्टीज ने यहाँ पर पर्टिकुलरली रूल करा ओवरऑल, क्योंकि इतने लंबे टाइम से यहाँ तक सिर्फ पांड्यास तो नहीं रह सकते ना। संगम का मतलब एक्चुअली वो पोएट्स होता है जिनको पांड्या सपोर्ट करते थे, लेकिन इस 1000 साल के टाइम में सिर्फ पांड्यास तो नहीं रह सकते ना यहाँ पे। कभी इतिहास में सुना आपने कि 1000 साल तक पांड्यास का रूल था और कोई चोला चेरिया नहीं थे वहां पर लगातार 1000 साल तक, सुना है आपने कभी ऐसा हिस्ट्री में? तो देखो डायनेस्टीज जो यहां पर रूल करके गई, यानी कि ये एक एज की बात चल रही है, इसको ऐसा मत सोच लेना कि संगम एज इज एसोसिएटेड विद दीज थ्री डायनेस्टीज। डायरेक्टली इनडायरेक्टली थी, लेकिन जब पूरा ये 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी सीई तक जब ये चीज चल रही थी, तो कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल करके जाती हैं दक्षिण भारत में, ये कह रहा है वो आपको। तो चोलास का भी रूल इस दौरान देखने को मिला, चेरास का भी और पांड्यास का भी। तमिल लैंग्वेज के एक प्रोफेसर हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में काम करते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिज नेम, लेकिन यहाँ पर एक बस बात यह है कि तमिल इतनी पुरानी मानी जाती है, इट इज एज ओल्ड एज लेटिन। और जानने वाली बात यह है, अगर आप लोगों में से कोई मद्रासी है जो मेरी बात सुन रहा है या साउथ इंडियन है, ये चीज सोसाइटी के लिए याद रखना। अब इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में तो नहीं आते हैं, बाकी एग्जाम्स में आ सकते हैं। इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऐसे इवॉल्व हुई है कि जिसके ऊपर किसी और लैंग्वेज की छाप नहीं रही है इंडिपेंडेंट तरीके से? तो तमिल लैंग्वेज ऐसी मानी जाती है कि ये बिल्कुल एंटायरली इंडिपेंडेंट ट्रेडिशन से इवॉल्व हुई है विद नो इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर लैंग्वेजेस ऑन इट। मैंने हमेशा बोलता हूँ, बॉक्स में जितनी चीजें रखी होती हैं चाहे एनसीईआरटी में चाहे तमिलनाडु में, वो आपको करना जरूरी है। ये पहले बताओ, इंट्रो समझ में आया संगम लिटरेचर का? कुछ कुछ वर्ड्स ने तंग करा होगा, लेकिन इंट्रो समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में।